हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीक्षिता राम से और हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं और ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का 10th लेक्चर है। जो लास्ट लेक्चर था हमारा उसमें हमने देखा था कि प्रोकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है और आज हम देखेंगे कि यूकैरियोट में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे और क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो भी देखेंगे और रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देयर आर 3 डीएनए पॉलीमरेजेस इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में हमें 3 डीएनए पॉलीमरेज देखने को मिलते हैं, तो हमें वहां पे क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। अब डिवीजन ऑफ लेबर मतलब क्या? काम का बंटवारा, यानी कि जो कि तीन पॉलीमरेज हमें देखने को मिलते हैं वो अलग अलग काम करेंगे, उसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑफ लेबर इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो जो आरएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को, जिसके 3 मतलब सब यूनिट्स होते हैं 28S, 18S और 5.8S। जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है वो ट्रांसक्राइब करता है एचएनआरएनए को, जो कि होता है मैसेंजर ऑफ एमआरएनए। फिर जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए को, एसएसआरआरएनए को और एसएनआरएनए को। सो लेट्स स्टार्ट। सो कॉम्प्लेक्सिटी प्राइमरी डिस्क्राइब कंटेन्स बोथ एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स। इसमें भी हमें एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। undergo splicing where introns are removed and exons join in the defined orders। तो हमें पता है कि जो exons होते हैं मेनली वही कोड करते हैं और जो इंट्रॉन्स होते हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो इसमें हमें स्प्लाइसिंग देखने को मिलेंगी। स्प्लाइसिंग यानी कि क्या कि एक सीक्वेंस है जिसमें हमें इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स दोनों देखने को मिल रहे हैं। तो इंट्रॉन्स अगर कुछ काम के नहीं है तो उनको निकालना पड़ेगा और जो एक्सॉन है उन सीक्वेंसेस को जोड़ना पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो हमें इसमें स्प्लाइसिंग भी देखने को मिलती है। उसके बाद देखो, जो आरआरएनए और टीआरएनए यानी कि आरएनए पॉलीमरेज 1 जो कि आरआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है और जो आरएनए पॉलीमरेज 3 होता है वो टीआरएनए को ट्रांसक्राइब करता है। इन दोनों की प्रोसेस जैसे प्रोकैरियोट में हो रही थी वैसी ही है, उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंसेस है नहीं। लेकिन जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड है ये बड़ा चालू है भाई। ये जब एचएनआरए को मतलब ट्रांसक्राइब करता है तो एचएनआरएनए वो मैच्योर नहीं होता, वो होता है इमैच्योर, वो होता है नेसेंट आरएनए। तो उसको हमें इमैच्योर करना पड़ता है, उसकी हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ती है एचएनआरएनए की। तो देखो, एचएनआरएनए अंडरगोस तभी जाके वो मैच्योर होगा और तभी जाके वो आगे जाके प्रोटीन बना पाएगा। तो एचएनआरए की प्रोसेसिंग कैसे होती है वो भी हम देखेंगे। तो उसमें हमें मेनली 2 चीजें देखने को मिलती है, कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग मतलब क्या? दैट अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड जैसे कि मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ये ऐड किए जाते हैं 5 प्राइम एंड ऑफ द एचएनआरएनए। अब आरएनए है तो उसका एक 5 प्राइम एंड होगा, एक 3 प्राइम एंड होगा। तो 5 प्राइम एंड पे यहाँ पे ऐड किए जाते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और टेलिंग की जो प्रोसेस होती है तो उसमें एडिनाइलेट रेसिड्यूज जो होते हैं 200 to 300 इन नंबर, वो ऐड किए जाते हैं एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द एचएनआरएनए इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, जिसको पॉली ए टेल भी बोलते हैं। तो ये 2 चीजें किए जाती है एचएनआरए के अंदर कि 5 प्राइम एंड पे हमें मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की कैप लगाई जाती है और जो टेल होती है वहां पे एडेनिन के रेसिड्यूज को ऐड किया जाता है। और फिर जाके होती है स्प्लाइसिंग जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है और एक्सॉन्स को ज्वाइन किया जाता है। तो सबसे पहले होती है कैपिंग, देन टेलिंग एंड देन स्प्लाइसिंग एंड देन फुल्ली प्रोसेस एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट होता है एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। फिर उसको न्यूक्लियस के अंदर से निकाल के साइटोप्लाज्म में भेजते हैं ताकि वो आगे की ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज द एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट होती है वो जीनोम का एंशिएंट फीचर होता है। प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज द रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग इज द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। एनीवेज, तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स हमें देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अंदर। इसमें भी 3 प्रोसेस होंगी जैसे कि वहां पे हो रही थी हमारी प्रोकैरियोटिक के अंदर। तो देखो, सबसे पहले होगा इनिशिएशन। इनिशिएशन होती है ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स के अंदर। आरएनए पॉलीमरेज, तो देखो यहाँ पे ना हम आरएनए पॉलीमरेज 1 और 3 को डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वो प्रोसेस जैसे प्रोकैरियोट में होती थी वैसी ही है। हम यहाँ पे मेनली आरएनए पॉलीमरेज 2 को डिस्कस करेंगे। और जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है और 3
जो भी आरएनए को कोड कर रहे हैं उसमें हमें एचएनआरएनए तो नहीं बनता, तो किसी भी आरएनए की प्रोसेसिंग करने की जरूरत नहीं होती। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन, ये वाले प्रोसेस आरएनए पॉलीमरेज 1 और 2 में सेम ही, आरएनए बोल रही हूँ भाई, आरएनए पॉलीमरेज 1 और 3 में सेम ही होंगे। तो देखो आरएनए पॉलीमरेज 2 बाइंड टू द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, ठीक है, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस पे बाइंड करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2, जिसको हम बोलते हैं प्रमोटर, जो कि होगी अपस्ट्रीम रीजन, ये हमें पता है। फिर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होगा और आरएनए पॉलीमरेज 2 होगा, वो दोनों मिलके बनाते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को। फिर इनिशिएशन हो गया, फिर होता है इलोंगेशन। इलोंगेशन में क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज 2 अनबाइंड्स द डीएनए डबल हेलिक्स। आरएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए डबल हेलिक्स को अनबाइंड करने का काम करता है एंड सिंथेसाइज द कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। फिर होती है प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग में क्या होगा, कैपिंग होती है, कैपिंग के बाद आपकी टेलिंग होगी एंड टेलिंग के बाद होती है स्प्लाइसिंग। तो कैपिंग में क्या होता है, 5 प्राइम एंड पे एक कैप ऐड की जाती है, जो कि होते हैं मॉडिफाइड ग्वानोसिन न्यूक्लियोटाइड्स, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं एमआरएनए को फ्रॉम डिग्रेडेशन। ठीक है, क्यों ऐड की जाती है कैप, ताकि उस एमआरएनए का डिग्रेडेशन ना हो जाए। फिर होती है टेलिंग, जिसको पॉली एडिनाइलेशन भी बोलते हैं, जिसमें एडिशन किया जाता है बहुत सारे एडिनाइलेट रेसिड्यूज का, 200 से 300 एडिनिन के रेसिड्यूज को ऐड किया जाता है एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द प्री एमआरएनए। जो एचएनआरएनए होता है उसको एचएनआरएनए भी बोलते हैं, उसको प्री एमआरएनए भी बोलते हैं, इमैच्योर आरएनए भी बोलते हैं, उसको हम नेसेंट आरएनए भी बोलते हैं। ठीक है, इतने सारे नाम है उसके। तो टेलिंग क्यों की जाती है, ताकि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके उस एचएनआरएनए को। फिर होती है स्प्लाइसिंग, यानी कि उस एचएनआरएनए में जितने भी इंट्रॉन्स पड़े हैं, जितने भी नॉन कोडिंग रीजन है, उसको रिमूव किया जाएगा और जो एक्सॉन्स होंगे उनको जोड़ा जाएगा, कैरिड बाय स्प्लाइसियोसोम। और यहाँ पे ये करने का काम कौन करता है, स्प्लाइसियोसोम। स्प्लाइसियोसोम क्या होते हैं, आरएनए और प्रोटीन होते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा प्रोसेस आरएनए होगा उसको एक्सपोर्ट किया जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, ताकि वो आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। सेम प्रोसेस एज इन प्रोकैरियोट्स इन केस ऑफ आरआरएनए एंड टीआरएनए। बोला ना कि प्रोकैरियोट जैसी ही प्रोसेस है आरआरएनए और टीआरएनए की, बट इन केस ऑफ एमआरएनए दैट रिलीज आरएनए स्ट्रैंड इज कॉल्ड एचएनआरएनए। फिर एचएनआरएनए होता है इमैच्योर या फिर प्री आरएनए या फिर नेसेंट इमैच्योर, फिर उसका कन्वर्जन किया जाता है एमआरएनए के अंदर। अब देखो और थोड़ा डिटेल में देखेंगे हम इसको। तो हमें पता है कि 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है आरआरएनए को, आरएनए पॉलीमरेज 2 बनाता है एमआरएनए को, और आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसक्राइब करता है टीआरएनए को। अब देखो ओके, जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और बेसल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू द प्रमोटर रीजन। कुछ बेसल जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं जो कि प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड हो जाते हैं, जैसे कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन है, जो कि टाटा बॉक्स पे जाके बाइंड हो जाएगा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है टीबीपी, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। उसके बाद टाटा बाइंडिंग प्रोटीन एसोसिएटेड फैक्टर्स आते हैं TF2D एंड 12TAFS, वो आके बाइंड हो जाते हैं। उसके बाद आता है TF2A एंड TF2B, जो कि बेंडिंग और प्रमोटर रीजन को स्टेबलाइज करने का काम करता है। फिर आते हैं TF2B, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर ब्रिंगिंग आरएनए पॉलीमरेज 2 एट द प्रमोटर साइट। फिर आता है TF2E, जो कि अडेप्टर प्रोटीन होता है। फिर आएगा TF2H, जिसके पास होता है हेलिकेज और फॉस्फोराइलेज की एक्टिविटी प्रेजेंट होती है TF2H के पास। इट फॉस्फोराइलेट एट 7 अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑन द C टर्मिनल टेल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 2। ये कहाँ पे फॉस्फोराइलेट करता है, एट द 7 अमीनो एसिड सीक्वेंस, जो कि आरएनए पॉलीमरेज 2 के C टेल टर्मिनल पे प्रेजेंट होता है, और ये आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करने का भी काम करता है। ठीक है, तो ये जो नाम है कि TBP, TF2H प्लस 12TAFS, देन TF2A प्लस TF2B, ये क्या काम करता है, देन TF2F एंड TF2H, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा जो प्रोटीन है वो क्या काम करता है।
उसके बाद मेडिएटर कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं, यानी कि लार्ज मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व्स इन रेगुलेशन ऑफ यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। बहुत सारे मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस भी होते हैं जो कि यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन करने में इन्वॉल्वमेंट शो करते हैं, जो कि बाइंड्स टू द एनहांसर रीजन, सेंड सिग्नल टू द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्लस आरएनए पॉलीमरेज 2। और ये मेडिएटर कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज 2 को सिग्नल सेंड करने का काम करते हैं कि भाई तुम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनिशिएट करो या फिर रेगुलेट करो। ठीक है, उसके बाद अब हम एक बार देख लेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या सिमिलैरिटीज है। तो प्रोकैरियोटिक हो या फिर यूकैरियोटिक हो, दोनों में सिमिलैरिटीज है कि दोनों में सेमी कंजर्वेटिव हमें देखने को मिलेगा, यानी कि कॉम्प्लीमेंटारिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो देखने को मिलता है, सेमी कंजर्वेटिव है। ओरिजिन इन सेंटर ऑफ रेप्लिकेशन बाई डायरेक्शनल होता है। बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट, दोनों डीएनए के स्ट्रैंड जो मतलब एज ए टेम्पलेट काम करते हैं। प्राइमर का सिंथेसिस होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनते हैं आपके जो डॉटर स्ट्रैंड होंगे वो। और डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं, अगर हम रेप्लिकॉन की बात करें तो प्रोकैरियोट में हमें सिंगल रेप्लिकॉन देखने को मिलेंगे और यू में मेनी। ओरिजिन की बात करें तो यहाँ पे सिंगल ओरिजिन होता है प्रोकैरियोट में, और यूकैरियोट में बहुत सारे ओरिजिन देखने को मिलेंगे। अगर हम स्पीड की बात करें तो फास्ट होती है प्रोकैरियोटिक के अंदर, स्लो होती है यूकैरियोटिक में, क्योंकि यूकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्स भी तो है ना। लोकेशन की बात करें तो साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा हमें, और न्यूक्लियस में देखने को मिलता है एस फेज में यूकैरियोट में। और टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज की बात करें तो इसमें डीएनए पॉलीमरेज 3 देखने को मिलेगा, और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज अल्फा, डेल्टा या फिर 1, 2, 3 तीन तरीके के डीएनए पॉलीमरेज हमें देखने को मिलते हैं। ये तो हो गए कुछ मेन डिफरेंसेस। अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के डिफरेंसेस की बात करें तो देखो, डीएनए रेप्लिकेशन में जो दोनों डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं वो एज ए टेम्पलेट काम करते हैं, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में ओनली 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एक्ट एज ए टेम्पलेट। फिर अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे काम करता है, और वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में काम करेगा, और इसमें प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे जो एंजाइम काम करता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पे कोई प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। डीएनए रेप्लिकेशन में हमें ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स वगैरह नहीं बनते। उसके बाद जो सबस्ट्रेट होता है डीएनए रेप्लिकेशन में वो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, और यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होगा वो होगा राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद जो डीएनए रेप्लिकेशन है यूकैरियोटिक में वो हमें मेनली एस फेज में देखने को मिलेगा, लेकिन हमें वो G1 और G2 में देखने को मिलता है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। देन डीएनए रेप्लिकेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, और जो ट्रांसक्रिप्शन में जो एंजाइम इन्वॉल्व होगा वो होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। और रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, टेम्पलेट की डायरेक्शन की वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, अब अगर हम ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट का अगर फ्लो चार्ट देखें तो देखो, सबसे पहली प्रोसेस होती है इनिशिएशन, यानी कि स्टार्टिंग द प्रोसेस। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड टू द प्रमोटर रीजन, सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रमोटर रीजन पे जाके बाइंड हो जाएंगे, और वो हेल्प करेंगे रिक्रूट करने में, यानी कि लाने में किसको, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को। फिर द प्रमोटर कंटेन अ टाटा बॉक्स, प्रमोटर के पास टाटा बॉक्स प्रेजेंट है 25 बेस पेयर अपस्ट्रीम, यानी कि प्रमोटर के साइड में। वो टाटा बॉक्स को रिकॉग्नाइज करने का काम करेगा TF2D विच इंक्लूड TBP, टाटा बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि इंक्लूड करेगा TBP को। फिर अदर जनरल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे कि TF2A, TF2B, TF2F, TF2E, TF2H असेंबल टू फॉर्म द प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो फिर ये सारे मिलके बनाएंगे प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को। इसमें से जो TF2H हेलिकेज है वो अनबाइंड करता है डीएनए को, और ओपन ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाने का काम करेगा कौन, TF2H। फिर जो TF2H और एक तो वो आपका ओपन करेगा, हेलिकेज की तरह काम करेगा, और वो फॉस्फोराइलेट करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड को और एक्टिवेट करता है उसको ट्रांसक्रिप्शन के लिए। फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड स्टार्ट करेगा न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना, ताकि वो आरएनए के स्ट्रैंड को बना सके। अब ये तो होगी इनिशिएशन की प्रोसेस। फिर होगी इलोंगेशन, यानी कि हमें बनाना है आरएनए का स्ट्रैंड। सो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड मूव्स अलोंग द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड।
आरएनए पॉलीमरेज जो है सेकेंड वो मूव करना स्टार्ट करेगा अलोंग द डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम को वो रीड करता जाएगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो आरएनए का स्ट्रैंड बनाएगा। फिर इलोंगेशन फैक्टर स्टेबलाइज आरएनए पॉलीमरेज टू प्रिवेंट प्रीमैच्योर स्टॉपिंग। फिर कुछ इलोंगेशन फैक्टर्स होते हैं जो कि आरएनए पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करने का काम करते हैं टू प्रिवेंट द प्रीमैच्योर स्टॉपिंग, कि प्रीमैच्योर ही वो स्टॉप ना हो जाए, आरएनए मतलब बनने से पहले ही स्टॉप ना हो जाए। आरएनए न्यूक्लियोटाइड जैसे कि ए यू जी सी आर कंटिन्यूअसली एडेड टू द ग्रोइंग आरएनए स्ट्रैंड, जो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बन रहा है, उसमें ए यू जी सी कंटिन्यूअसली ऐड होते जाएंगे। As RNA polymerase move forward, the DNA behind it rewind to restore its double-stranded structure. जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे मूव होता जाएगा, उसके पीछे का जो डीएनए है वो खुद को रिवाइंड करेगा और रिस्टोर होता जाएगा फिर से अपने डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर। देन आरएनए कीप्स इलोंगेटिंग अंटिल अ टर्मिनेशन सिग्नल इज रिच्ड। आरएनए तब तक इलोंगेट करता रहेगा खुद को जब तक उसको कोई टर्मिनेशन सिग्नल नहीं मिल जाता। अब टर्मिनेशन यानी कि स्टॉपिंग ट्रांसक्रिप्शन को कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। फिर आरएनए पॉलीमरेज एनकाउंटर द पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल इन द न्यूली मेड आरएनए। आरएनए पॉलीमर को दिखता है कि भाई ये जो न्यूली मेड आरएनए है यहाँ पे मुझे कहीं तो पॉलीएडिनाइलेशन सीक्वेंस दिख रहा है, यानी कि और हमें पता है कि जो टेल वाली रीजन होती है वहाँ पे ही ऐड होता है ये एडिनिन का जो सीक्वेंस होता है वो आरएनए पॉलीमरेज पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल को एनकाउंटर करता है। क्लीवेज फैक्टर रिकॉग्नाइज दिस सिग्नल एंड कट द आरएनए स्ट्रैंड एट द स्पेसिफिक साइट। फिर कुछ क्लीवेज फैक्टर्स भी होते हैं जो इस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करते हैं और आरएनए स्ट्रैंड को एट स्पेसिफिक साइट पे कट कर देते हैं। फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज रिलीज फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। फिर आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड डीएनए टेम्पलेट से रिलीज हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन का हो जाता है दी एंड। अब अगर हम स्पेसिफिक एमआरएनए की बात करें तो उसमें हमें आरएनए प्रोसेसिंग देखने को मिलती है, यानी कि प्रिपेयरिंग एमआरएनए फॉर ट्रांसलेशन। तो इसमें हमें देखने को मिलेगा सबसे पहले 5 प्राइम कैपिंग, जिसमें 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप ऐड की जाती है एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए, और ये कैप जो होती है वो प्रोटेक्ट करती है आरएनए को फ्रॉम डिग्रेडेशन और ऑल्सो हेल्प्स इन राइबोसोम रिकॉग्निशन फॉर ट्रांसलेशन। ऑफ कोर्स हमें प्रोटीन बनाना है तो उसके लिए राइबोसोम लगेंगे, तो उसको भी ये डिटेक्ट करने का काम करेगी। सेकेंड होती है स्प्लाइसिंग, यानी कि जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं जैसे कि इंट्रॉन्स हो गया, उनका कुछ काम नहीं होता तो उनको रिमूव किया जाता है, एंड कोडिंग रीजन जैसे कि एक्सॉन्स हो गया, इनको ज्वाइन किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट बाय स्प्लाइसियोसोम which ensure that only functional sequences remains on mRNA। और ये जो प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग की वो मेनली जो स्प्लाइसियोसोम्स होते हैं उनके हेल्प से की जाती है, जो कि इंश्योर करते हैं कि सिर्फ फंक्शनल सीक्वेंसेस ही प्रेजेंट हो mRNA के अंदर, जो कि होते हैं एक्सॉन्स, कोडिंग सीक्वेंसेस। जो इंट्रॉन होते हैं वो होते हैं नॉन कोडिंग, उनका कुछ काम नहीं है तो उनको निकालना पड़ेगा। फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस होती है वो होती है पॉलीएडिनाइलेशन, जिसमें पॉली ए टेल यानी कि 100 से 200 एडेनिन की न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए, एंड दिस टेल इंक्रीजेस एमआरएनए स्टेबिलिटी। ये टेल जो ऐड की है इससे एमआरएनए की स्टेबिलिटी बढ़ती है, डिग्रेडेशन प्रिवेंट होता है, एंड हेल्प्स इन द न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट, और ये न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट के मतलब उसमें भी ये हेल्प करती है। एंड देन फाइनली द फाइनल मैच्योर आरएनए इज नाउ रेडी फॉर ट्रांसलेशन इनटू प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म। फिर जो फाइनल मैच्योर एमआरएनए होगा वो रेडी हो गया ट्रांसलेशन के लिए, और फिर वो साइटोप्लाज्म में भेजा जाएगा न्यूक्लियस से, ताकि वो आगे जाके प्रोटीन बना सके और ट्रांसलेशन की प्रोसेस से बना सके प्रोटीन और कंटिन्यू करे अपनी प्रोसेस को। तो ये तो हो गया फ्लो चार्ट जो कि था बहुत ही इम्पॉर्टेंट। ओके, एक बार फिर से इसको हम रिवाइज करेंगे। तो इनिशिएशन यानी कि प्रोसेस की स्टार्टिंग होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आएंगे जो कि प्रमोटर रीजन पे आके बाइंड होंगे, जो हेल्प करेंगे आरएनए पॉलीमरेज 2 के रिक्रूटमेंट के लिए। फिर प्रमोटर में कुछ टाटा बॉक्स भी प्रेजेंट होता है 25 बेस पेयर अपस्ट्रीम वाली साइड में, जिसको रिकॉग्नाइज करेगा TF2D प्रोटीन, जिसमें TP भी प्रेजेंट होता है यानी कि टाटा बाइंडिंग प्रोटीन। फिर कुछ अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी होते हैं जिनके नाम यहाँ पे है, जो कि सब कुछ साथ में मिलके बनाते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को। फिर जो TF2H होता है यानी कि हेलिकेज, वो डीएनए को अनबाइंड करने का काम करेगा और ओपन ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाएगा।
फिर और उसका एक काम होता है कि वो आरएनए पॉलीमरेज 2 को फॉस्फोराइलेट करने का काम करता है, उसको एक्टिवेट करता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। फिर आरएनए पॉलीमरेज 2 न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना स्टार्ट करता है ताकि वो जाके आरएनए का स्ट्रैंड को बना सके। फिर सेकेंड प्रोसेस होती है हमारी इलोंगेशन, यानी कि आरएनए स्ट्रैंड का बनना, जिसमें आरएनए पॉलीमरेज 2 डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम उसके साइड में मूव करता है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम उसके कॉम्प्लीमेंट्री वो बनाता है आपका आरएनए, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा। फिर जो इलोंगेशन फैक्टर होंगे कुछ, वो आरएनए पॉलीमरेज को स्टेबलाइज करते हैं टू प्रिवेंट द प्रीमैच्योर स्टॉपिंग, कि भाई पूरा हो नहीं रहा ट्रांसक्रिप्शन, पहले ही मत रुक जाओ तुम। फिर जो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जैसे कि AUGC हो गया, ये कंटिन्यूअसली ऐड किए जाते हैं टू द ग्रोइंग आरएनए स्ट्रैंड। फिर जैसे जैसे आरएनए पॉलीमरेज आगे आगे बढ़ता जाएगा उसके पीछे का डीएनए रिवाइंड होता जाएगा और वो जो उसका डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है वो उसको फिर से रिवाइंड करेगा। देन आरएनए कीप्स इलोंगेशन अंटिल द टर्मिनेशन सिग्नल इज रिच। आरएनए तब तक इलोंगेट होता रहेगा जब तक उसको कोई टर्मिनेशन सिग्नल नहीं मिल जाता। फिर जो लास्ट प्रोसेस होती है वो होती है टर्मिनेशन, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन को वो रोकने की प्रोसेस। उसमें क्या होगा, आरएनए पॉलीमरेज एनकाउंटर्स द पॉलीएडिनाइलेशन सिग्नल इन द न्यूली मेड आरएनए। क्लीवेज फैक्टर्स भी होते हैं कुछ जो कि दिस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करते हैं और आरएनए स्ट्रैंड को मतलब स्पेसिफिक साइट पे कट करने का काम करते हैं। फिर जो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड होता है वो डीएनए टेम्पलेट से रिलीज हो जाता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन की एंडिंग हो जाती है। लेकिन जो एमआरएनए की प्रोसेस होती है उसमें एमआरएनए की जो बनने की जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है उसमें हमें आरएनए का प्रोसेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग 3 प्रोसेसेस हमें देखने को मिलेंगी। तो जो 5 प्राइम कैपिंग होगा यानी कि 5 प्राइम एंड पे 7 मिथाइल ग्वानोसिन की कैप ऐड की जाती है जो कि आरएनए को डिग्रेडेशन होने से बचाती है और उसको राइबोसोम रिकॉग्निशन के लिए हेल्प करती है ताकि उसको ट्रांसलेशन में आसानी हो सके। फिर सेकेंड प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग, जिसमें जो नॉन कोडिंग रीजन होते हैं यानी कि इंट्रॉन्स उनको रिमूव किया जाता है और जो कोडिंग रीजन होते हैं एक्सॉन्स उनको ज्वाइन किया जाता है। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग की उसको करता है स्प्लाइसियोसोम, विच एंश्योर्स दैट ओनली फंक्शनल सीक्वेंसेस रिमेन इन आरएनए, ताकि कुछ जो फंक्शनल सीक्वेंसेस है वही बचे आरएनए में और जो नॉन फंक्शनल रीजन है जैसे कि इंट्रॉन्स उनको हम रिमूव कर दें। फिर होता है पॉलीएडिनाइलेशन, यानी कि जो 3 प्राइम एंड है हमारा वहाँ पे पॉली ए टेल 50 से लेके 250 या फिर 100 से लेके 200 एडेनिन के रेसिड्यूज वहाँ पे ऐड किए जाते हैं और ये टेल जो है वो एमआरएनए की स्टेबिलिटी को बढ़ाने का काम करती है, डिग्रेडेशन को प्रिवेंट करती है और न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। फिर जो फाइनल मैच्योर एमआरएनए होगा वो अब ट्रांसलेशन के लिए रेडी है और उसको भेजा जाता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कि भाई अब तुम जाओ और आगे की ट्रांसलेशन की प्रोसेस को कंटिन्यू करो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने देखा ये फ्लो चार्ट ट्रांसक्रिप्शन के बारे में इन यूकैरियोट। फिर हमने डीएनए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के बारे बीच में डिफरेंस देखा, प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में भी देखा। एंड वन सेकेंड, गाइज मुझसे यहाँ पे गलती हो गई थी कि मैंने यहाँ पे सोचा कि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन और यूकैरियोटिक डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के बीच का डिफरेंस है। नहीं, ये प्रोकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन और यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का डिफरेंस है। ये गलती से मतलब पिछले वाले लेक्चर की स्लाइड इसमें आ गई तो मैंने इसका ही समझ लिया और आपको गलत बता दिया। बट हाँ, फिर से एक बार देख लो कि प्रोकैरियोटिक, और तभी तो मैं सोचूं कि यहाँ पे अगर मैं डीएनए पॉलीमरेज 3 बोल रही हूँ तो फिर यहाँ पे मुझे डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 बोलना चाहिए था। बट व्हाई एम आई सेइंग डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड डेल्टा, ये तो रेप्लिकेशन में होता है ना, तो ये कंफ्यूजन हो गया, आई एम रियली सॉरी। उसके बाद हमने देखा ये डिटेल प्रोसेस कि उसमें कौन कौन से प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। देन वी टॉक अबाउट द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट का ये वाला फ्लो चार्ट, ये वाला सीक्वेंस। एंड फिर हमने स्टार्टिंग में कुछ बेसिक्स के बारे में बात करी। एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप अचीविंग, कीप लर्निंग, कीप थ्राइविंग। बाय एंड टेक केयर। You can support my channel by scanning this QR code via UPI. Any small contribution means a lot to me and helps me continue creating content. Thank you so much for your support.